अब कृषि अभियंत्रण के अनसोल्ड पेपर 2020 के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों में यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 17 है। तो कुल 4 आंकिक प्रश्न है, जिसमें जो 9वां क्वेश्चन है यह 2 नंबर का है और जो 15वां क्वेश्चन है यह 6 नंबर का है और जो 16वां क्वेश्चन है यह भी 6 नंबर का है और 17वां क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। मतलब टोटल 20 नंबर के ये आंकिक प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 9वें सवाल में कह रहा है कि मैस्टन हल का कुल खिंचाव 90 किलोग्राम है, मर्दा प्रतिरोध 0.50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है तो कोण की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन चैप्टर 4 से लिया गया है, जिसके आंकिक प्रश्नों को हल करना हम सीख चुके हैं। तो देखिए सवाल में कुल खिंचाव दिया हुआ है 90 किलोग्राम और मर्दा प्रतिरोध भी दिया हुआ है 0.50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। जो चाल दी हुई है वह दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और कोण की गहराई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोण की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, तो कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण की चौड़ाई और गुणे गहराई। और चूंकि यहाँ पर देखिए कुल खिंचाव दिया हुआ है, तो जो कुल खिंचाव होता है तो कुल खिंचाव बराबर क्या होता है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो चूंकि हमारे सवाल में कुल खिंचाव दिया हुआ है, इसलिए हम कुल खिंचाव वाला यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ तो सूत्र होता है कुल खिंचाव का। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास कुल खिंचाव दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 90 किलोग्राम, तो हम इस कुल खिंचाव की जगह पर लिखेंगे 90 किलोग्राम बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो हमारे सवाल में दिया नहीं है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोण की चौड़ाई गुणे गहराई, क्योंकि कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण की चौड़ाई गुणे गहराई। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं और गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो मर्दा प्रतिरोध भी हमारे सवाल में दिया हुआ है जो कि है 0.50। तो देखिए चूंकि हमें कोण की ज्ञात करनी है और जो यहाँ पर यह गहराई और 0.50 है, इसको उठाकर हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो इधर रह जाएगा सिर्फ कोण की चौड़ाई। तो इधर 90 तो पहले से है और गहराई इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गहराई और गहराई का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हम इस गहराई की जगह पर लिख सकते हैं 12 और गुणे, और फिर यहाँ पर 0.50 यहाँ गुणे में है, यह भी इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.50। तो कोण की चौड़ाई बराबर कितनी आ गई है, 15 के बराबर। ठीक है, क्योंकि सब कुछ कट गया है, सिर्फ रह गया है 15, तो क्या हो जाएगा, तो कोण की चौड़ाई आ गई है 15 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि एक हल के खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कुल खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ी है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ी है, जो कि हमने कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा करा के प्राप्त की है। ठीक है, और मर्दा प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है। तो यही है कुल खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक। और फिर आंकिक प्रश्न के लिए कहा जा रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर 3 हलतल मोल्ड बोर्ड हल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है। यदि मुड़ने में 10% समय नष्ट होता है तो 5 घंटे में कितना क्षेत्रफल जोता जाएगा। तो चूंकि इसमें जोते गए खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हम चैप्टर 4 में काफी सवालों को हल करना सीख चुके हैं। तो देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर 3 हलतल मोल्ड बोर्ड, मतलब जो एक हल की चौड़ाई है वह 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें यंत्र की चौड़ाई पता होनी चाहिए, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो W है वह W कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 तो हलतल है और एक हलतल की जो चौड़ाई है वह 30 सेंटीमीटर है, तो तीनों की कुल कितनी हो जाएगी, 30 से गुणा कराकर हम पता कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो W का मान भी हमारे पास दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि 5 किलो
किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब इसकी चाल दी हुई है। और हम चैप्टर 4 में सीख चुके हैं कि चाल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यश दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है। तो चूंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें गहराई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको बड़ा रहने दें, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि मुड़ने में 10% समय नष्ट होता है, मतलब जो प्रतिशत नष्ट समय है वह दिया हुआ है 10%। और फिर कह रहा है तो 5 घंटे में कितना क्षेत्रफल जोता जाएगा, मतलब जो समय दिया हुआ है जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो एच दिया हुआ है 5 घंटे। और हम जानते हैं कि जब समय नष्ट होता है तो समय नष्ट होने पर कौन सा हम सूत्र लगाते हैं, प्रतिशत नष्ट समय वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबके मान रख दें। तो यह आ जाएगा 2.025। और हम जानते हैं कि इस सूत्र से जो क्षेत्रफल आता है वह हेक्टेयर में आता है, अतः इसका मात्रक रखेंगे हेक्टेयर। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 16वें सवाल में कह रहा है कि प्राइमिंग क्या है। तो पहले तो हम प्राइमिंग की हेडिंग डालकर उसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, जो कि प्राइमिंग की यह परिभाषा होती है। तो इस परिभाषा को आप याद कर लें। फिर कह रहा है कि एक विकेंद्रीय पंप 24 मीटर सकल शीर्ष के विरुद्ध 20 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निस्सारित कर रहा है। यदि पंप की दक्षता 75% हो तो पंप को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत मोटर के अश्व शक्ति की गणना कीजिए। तो इस आंकित प्रश्न में हमें विद्युत मोटर के अश्व शक्ति की गणना करना है। तो जो यह 16वां क्वेश्चन है यह चैप्टर 5 से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है पानी उठाने के यंत्र। तो इसमें जो अश्व शक्ति का सूत्र हमने पढ़ा था कुल प्रसाव, वो भी यह लीटर प्रति मिनट में होना चाहिए, और गुणे कुल शीर्ष जो कि यह होना चाहिए मीटर में, और इसके बटे होता है 4500। तो चूंकि हमें अश्व शक्ति ज्ञात करनी है तो सवाल में जो कुल प्रसाव दिया हुआ है वह दिया है 20 लीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सवाल कह रहा है कि सकल शीर्ष के विरुद्ध 20 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निस्सारित हो रहा है, मतलब प्रसाव हो रहा है। तो सूत्र में हमें लीटर प्रति सेकंड नहीं लीटर प्रति मिनट चाहिए, ठीक है। तो इसे यदि मिनट बनाए तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 60 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा, क्योंकि जो यह 20 लीटर प्रति, और हमें जरूरत है कुल शीर्ष की। तो सवाल कह रहा है कि एक विकेंद्रीय पंप 24 मीटर सकल शीर्ष के विरुद्ध, ठीक है, मतलब जो कुल शीर्ष दिया हुआ है वह दिया हुआ है 24 मीटर। और देखिए पंप की दक्षता भी दे रखी है जो कि दिया हुआ है 75%। तो चूंकि पंप की दक्षता भी दी हुई है 75%, तो पहले तो हम इस सूत्र की सहायता से उपयोगी शक्ति पता कर लें, फिर हम 75% जो इसकी दक्षता है उसके हिसाब से पता कर लेंगे कि जो पंप की वास्तविक अश्व शक्ति है वह कितनी है। तो लिखेंगे इसलिए उपयोगी शक्ति बराबर, तो चूंकि शक्ति को हम पावर कहते हैं तो इसे हम P से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखिए यदि यहाँ पर दक्षता नहीं दी होती तो डायरेक्ट हम यही सूत्र लगाकर इसमें मान रखकर इसे हल करके आंसर प्राप्त कर सकते थे। तो सूत्र में क्या होता है, पहले रखेंगे कुल खिंचाव जो कि आया है 20 गुणा 60, और फिर गुणे कुल शीर्ष, तो कुल शीर्ष दिया हुआ है 24 मीटर और बटे में होता है 4500। तो इसे काट पीट लें। तो चूंकि यह अश्व शक्ति आई है इसलिए इसका मात्रक भी रख दें HP। तो यहाँ तो देखिए कुल उपयोगी शक्ति आई है, ठीक है, और चूंकि जो पंप की दक्षता है वह 75% है, इसलिए हम विद्युत मोटर की वास्तविक अश्व शक्ति पता कर लें। तो लिखेंगे इसलिए विद्युत मोटर। तो देखिए जो दक्षता होती है तो दक्षता बराबर होती है उपयोगी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति। तो चूंकि यहाँ से हमें वास्तविक शक्ति ज्ञात करनी है तो वास्तविक शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो यही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो उपयोगी जो शक्ति आई है वह आई है 32/5, और इसके बटे में रखना है हमें दक्षता, तो बटे में रख दें
75%। और हम जानते हैं कि जो यह परसेंट होता है तो इस परसेंट को हम 75 के बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि यह जो बटे में 100 है यह मेन बटे के नीचे है। ठीक है, इसलिए 100 ऊपर चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 8.533 आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको 8.5 ही पड़ा रहने दें। तो चूंकि यह अश्व शक्ति है और अश्व शक्ति का मात्रक होता है HP, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 17वें सवाल में कह रहा है कि स्वच्छ चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के गियरों का वर्णन कीजिए। एक गियर आ जिसमें 36 दांतें हैं, एक दूसरे गियर बा जिसमें 18 दांतें हैं को सटाकर चलाता है। गियर बा 300 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। गियर बा की शाफ्ट पर एक दूसरा गियर सा लगा है जिसमें 30 दांतें हैं, जो गियर दा को चलाता है जिसमें 12 दांतें हैं। गियर आ सा दा की चाल चक्कर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो जो यह 17वां क्वेश्चन है तो यह चैप्टर 9 से लिया गया है। तो जैसा कि हम चैप्टर 9 में सीखे थे कि घिरनी वाले या गियरों वाले जो भी सवाल होते हैं तो सबसे पहले हमें चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जब चित्र बन जाएगा तभी हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक गियर आ जिसमें 36 दांतें हैं, तो मान लेते हैं कि यह एक गियर आ है और इस गियर में 36 दांतें हैं। तो इस प्रकार से इस गियर में 36 दांतें हैं, जिसे आप स्वयं बना लेना दांतों को। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एक दूसरे गियर बा जिसमें 18 दांतें हैं को सटाकर चलाता है। मतलब इस गियर के द्वारा एक दूसरा गियर जिसमें कुल 18 दांत हैं और इस गियर का नाम है बा, तो यह गियर इस गियर से सटकर चल रहा है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब इसके दांतों में इसके दांत फंसकर यह भी संग इसके घूम रहा है। और फिर कह रहा है कि गियर बा 300 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। तो जो यह बा है गियर, इसकी जो चाल है वह है 300 चक्कर प्रति मिनट। फिर सवाल कह रहा है कि गियर बा के शाफ्ट पर एक दूसरा गियर सा लगा हुआ है। तो जैसा कि घिरनी वाले सवालों में काउंटर दंड होता था, ठीक है, इस प्रकार से तो इस पर घिरनी लगी होती थी, लेकिन अब इसमें गियर है इसलिए इसमें सॉफ्ट लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि वह सॉफ्ट कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है और इसी सॉफ्ट पर एक दूसरा गियर लगा हुआ है जो कि उस गियर का नाम है सा गियर। तो देखिए गियर बा के सॉफ्ट पर एक दूसरा गियर लगा है तो इस गियर का नाम है सा, जिसमें कह रहा है कि 30 दांत है। मतलब इस गियर में कुल 30 दांत हैं। और फिर कह रहा है जो गियर दा को चलाता है, तो जो यह गियर सा है तो यह गियर दा को चलाता है जिसमें 12 दांतें हैं। मतलब इस गियर दा में 12 दांत हैं। तो हमें यह पता करना है कि आ, सा और दा ये किस स्पीड से घूम रहे हैं, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर 9 शक्ति का प्रेषण में सीख चुके हैं कि जो सूत्र होता है वह होता है S1D1। S1D1 बराबर S2D2। ठीक है, यह होता है घिरनियों के लिए। और जब गियर या दांत की बात करता है तब हम सूत्र लगाते हैं S1N1 बराबर S2। तो इसमें देखिए यस तो चाल होती है और जो डी होती है यह घिरनी का व्यास होता है, जबकि इसमें जो यस है यह तो चाल ही है, लेकिन जो यन है यह दांतों की संख्या है। ठीक है, तो जैसा कि घिरनी वाले सवालों को जब हम हल करते थे तो उसमें होती थी चालक घिरनी और चालित घिरनी। ठीक है, उसी में संबंध हम यह स्थापित करते थे। तो इसमें भी जो गियर है, तो चूंकि यह गियर इसके द्वारा चलाया जाता है इसलिए यह गियर है चालक गियर और यह है चालित गियर। ठीक है, तो चूंकि इसके द्वारा यह चलाया जाता है और इसके द्वारा यह चलाया जाता है, मतलब इसमें और इसमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो चूंकि यह पहला गियर है तो इस गियर के दांतों की संख्या को मान लेते हैं N1 और इसकी चाल को मान लेते हैं S1। और दा वाले गियर के दांतों की संख्या को मान लेते हैं N4 और इसकी चाल को मान लेते हैं S4, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो हमें S1, S3 और S4 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र N1 S1 या S1 N1 बराबर होगा S2 N2 के। तो चूंकि S1 तो हमारे पास है नहीं तो S1 छोड़ दें और N1 का मान दिया हुआ है 36 बराबर S2 का मान दिया हुआ है 300 और N2 का मान दिया हुआ है 18।
मतलब इस गियर की जो चाल है वह है 150 चक्कर प्रति मिनट। तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया। अब हमें सा गियर की चाल पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जैसे घिरनी वाले सवालों में जैसे यह काउंटर दंड होता था, तो इस काउंटर दंड में जो यह घिरनी होती थी किसी चालक घिरनी द्वारा जब यह घिरनी चलाई जाती थी, ठीक है, काउंटर दंड वाली, तो इस काउंटर दंड पर जितनी भी घिरनियां होती हैं तो उन घिरनियों की भी उतनी ही चाल होगी जितनी की इस चालित घिरनी की चाल होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो यह बा गियर है, तो बा गियर के सॉफ्ट पर एक दूसरा गियर सा लगा हुआ है। इसका मतलब यह कि जितनी चाल इस गियर बा की होगी उतनी ही चाल इस गियर सा की होगी। तो चूंकि जो गियर बा है तो इसकी जो चाल है वह 300 चक्कर प्रति मिनट है। इसका मतलब गियर सा की भी चाल 300 चक्कर प्रति मिनट होगी, जबकि आंसर में 180 चक्कर प्रति मिनट दिया हुआ है, जो कि यह गलत दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि गियर बा के सॉफ्ट पर एक दूसरा गियर सा लगा हुआ है, इसलिए जो S3 होगा वह बराबर होगा S2 के, और S2 का मान है 300 चक्कर प्रति मिनट। तो एक आंसर हमारा यह आ जाएगा 300। अब हमें गियर दा की चाल पता करनी है। तो गियर दा की चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो गियर दा है यह गियर सा के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा S3 N3 बराबर होगा S4 N4। तो S3 का मान तो 300 आया है, अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः गियर आ की चाल 150 चक्कर प्रति मिनट। फिर नई लाइन से लिखेंगे गियर सा की चाल 300 चक्कर प्रति मिनट, फिर तथा गियर दा की चाल 750 चक्कर प्रति मिनट। अतः यही तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। तो इस प्रकार कृषि अभियंत्रण के अनसोल्ड पेपर में जितने भी आंकिक प्रश्न थे उनको हल कर लिया गया है।